अपने जीवन की आरंभिक असफलताओं को पार पाते हुए इतनी बड़ी सफलताओं पर पहुंचा जिसकी कल्पना करना मुश्किल है। मैं इसकी पूरी सफलताएं आपको बताऊंगा, इसके साथ में बातचीत भी करेंगे। लेकिन मैं उसके पहले आपको एक बात कहना चाहता हूं कि जितने भी बच्चे हमारे जीवन में जो अपने संकल्प, जो लक्ष्य तय करे, कई बार ऐसा लगता है कि वो पूरे नहीं हो पाए। हो सकता है कि वहां पर आपको निराशाएं भी आती होंगी, लेकिन यदि आप वहां रुक जाएंगे तो जीवन थम जाएगा। लेकिन आपने अपने आप को गतिमान बनाए रखा, आपने अपने आप को आगे बढ़ाते रहे, तो शायद आपके खाते में उससे बड़ी सफलताएं भी आ सकती हैं जिनकी कल्पनाएं आपने कभी नहीं की थी। आज जो बच्चा हमारे साथ में है उसका जीवन भी कुछ ऐसा ही रहा। जीवन की कुछ आरंभिक उसको लगा कि मेरे जीवन की असफलताएं हैं, लेकिन वास्तव में वो असफलताएं नहीं थी। वो उसको और तैयार कर रही थी, उसको और पका रही थी, क्योंकि उसके खाते में उतनी बड़ी सफलताएं आनी थी जिसकी शायद उसने भी कभी अपने जीवन में कल्पना नहीं की थी। मेरे साथ में राहुल नरेडी आज हैं। और राहुल, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत वेलकम आपका। राहुल जो है वो मैट्रिक्स का स्टूडेंट है और राहुल के खाते में कुछ सफलताएं हैं। मैं चाहता हूं कि वो सफलताएं मैं इनको बताऊं। राहुल का एक छोटा सा मैं जीवन परिचय आपको देना चाहता हूं। राहुल ने 10th 2012 में किया, अजीतगढ़ से किया, अपने कस्बे से पढ़ करके निकला। 2014 में इसने अपना 12th किया और 12th के बाद में ये मैट्रिक्स के पहले फाउंडेशन बैच का स्टूडेंट था। हर बच्चे का सपना होता है कि मैं या तो आईआईटी में कहीं ना कहीं जाऊंगा या एनआईटीज में जाऊंगा, और राहुल ने उसके लिए अपने मन से मेहनत करी। लेकिन कई बार कुछ चीजें आपको जब मिलनी होती हैं तभी मिलती हैं, और इसको आप जो भी माने, चाहे नियति माने चाहे जैसा भी माने, राहुल को आईआईटी नहीं मिल पाया। राहुल को लगा कि शायद ये मेरे जीवन की बड़ी असफलता है कि मुझे आईआईटी में प्रवेश लेना था, लेकिन वहां वो नहीं। पर उसके बाद में दिक्कत और आई कि इसको एनआईटीज भी नहीं मिली और अच्छा बेहतरीन जो कॉलेज ये चाहता था वो भी नहीं मिल पाया। इसको 2015 में इसने एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज जोधपुर में एडमिशन लिया। ऐसा माना जाता है कि जिस बच्चे का सपना ही बड़ी आईआईटीज में, एनआईटीज में जाने का हो, उसको सामान्य सा कॉलेज एमबीएम कॉलेज जोधपुर का मिला। लेकिन इसका सफर वहां रुका नहीं, ये धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। 2019 में इसने वहां से अपना बीटेक करा। लेकिन इसमें भी एक बड़ा ट्विस्ट ये था कि इसको जो ब्रांच चाहिए थी, सिविल ब्रांच चाहिए थी, लेकिन वो नहीं मिल पाई। इसको इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच मिली और वो ब्रांच इसके मन को नहीं भाती थी। इसको लगता था कि मैं इसके लिए नहीं बनाऊं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जिसके लिए आप बने हो वो ईश्वर तय करता है। इसने उसी ब्रांच से अपना बीटेक करा, लेकिन उसके बाद की जो इसकी सफलताएं हैं वो किसी परी कथा से कम नहीं है। उसके बाद में 2020 में इसने एक बड़ा एग्जाम दिया। उस एग्जाम को अपन आईईएस कहते हैं, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज। भारत की बड़ी वो सेवाएं जो भारत सरकार के तहत आती हैं। और आपको आश्चर्य भी होगा और आपको बहुत गर्व भी होगा ये सुनकर के कि जिस बच्चे को आईआईटी का अपना पसंदीदा कॉलेज नहीं मिला, आईआईटी में प्रवेश नहीं मिला, अपने पसंद की ब्रांच नहीं मिली, उसने आईईएस की सर्विसेज में ऑल इंडिया 3rd रैंक प्राप्त करी, पहले ही अटेम्प्ट में, अपने पहले प्रयास में। और वो भी कोविड का मुश्किल समय, जब चारों तरफ निराशाएं बिखरी हुई थी। हर व्यक्ति ये सोचता था कि जीवन केवल अनिश्चितताओं से भरा हुआ है, हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि आगे जीवन में होने वाला क्या है। उस दौर में जब मैंने आज राहुल से बात करी, जनवरी 5 2020 को इसका प्री एग्जाम हुआ। उसके बाद में अक्टूबर में मेंस का एग्जाम हुआ, और ये एग्जाम भी 2 बार पोस्टपोन होने के बाद, पहले जून में होना था, उसके बाद में होना था, होते होते अक्टूबर में जाकर के एग्जाम लगा। और उसके बाद में मार्च 2021 में इसका इंटरव्यू हुआ। और जब रिजल्ट आया तो अपने जीवन की जो पिछले 4-5 साल की जो मुश्किलें थी उनको सब एक तरफ करते हुए राहुल ने कितनी बड़ी सफलता प्राप्त करी। ऑल इंडिया 3rd रैंक आईईएस में प्राप्त करने वाला है राहुल। अपनी पीछे की असफलताओं को धक्का मारते हुए, उनको लात मारते हुए एक एग्जाम्पल सेट करता है कि हो सकता है कि जीवन की आरंभिक असफलताएं आपके लिए इसलिए आ रही हो कि वो आपको ज्यादा बड़ा बनाने के लिए हैं। उन असफलताओं को केवल जीवन का अंतिम सत्य मान करके रुकने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। सफलताओं का ये जो कहानी थी, ये जो पीछे की मेहनत का जो इकट्ठा हुआ सारा श्रम था, वो सार था, वो यही नहीं रुका, इसकी सफलताएं और आगे बढ़ती गई। मैं कुछ और बताता हूं आपको। जनवरी 12 में 2020 में इसने एक एग्जाम दिया, यानी अपने आईएएस के एग्जाम को देने के 7 दिन बाद में इसने एक एग्जाम दिया था भारत के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान इसरो का। और आपको आश्चर्य होगा कि इसने इसरो का एग्जाम भी पास कर लिया। यानी आज इसके पास दोनों विकल्प हैं। ये चाहे तो इसरो में वैज्ञानिक बनकर के और भारत की बड़े जो प्रकल्प है उनमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करता है, चाहे ये भारतीय इंजीनियरिंग सर्विसेज के एक बड़े अधिकारी के रूप में जाकर के देश को सेवा दे सकता है। इसकी सफलताएं वहीं नहीं रुकी, इसने गेट में 216वीं रैंक प्राप्त करी। और उसके साथ साथ में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसमें भी इसने सफलता प्राप्त कर ली। आईआईटी मुंबई से अभी ये एमटेक कर रहा है। और साथ साथ में बार्क, जिसका नाम हम सब ने सुना होगा, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर,
भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का भी इसने रिटन एग्जाम पास कर लिया। यानी आप सोच करके देखिए कि जहां इनिशियली आईआईटी में प्रवेश भर के लिए जो व्यक्ति कई प्रयास कर रहा था, उसके खाते में सफलताओं की एक ऐसी लंबी कहानी लिखी गई, ऐसी लंबी फहरिस्त बनी, जहां पर उसको चुनाव करना है कि वो अपने जीवन को आगे कैसे बढ़ाए। उसके साथ साथ में आईआईटी के जो अच्छे लेक्चर, आईआईटी के जो प्रोफेसर्स होते हैं, उनके द्वारा एनपीटीईएल एक सर्टिफिकेशन होता है, उसमें भी राहुल ने टॉप करा। यानी आप सुनकर के इस बात को समझ सकते हैं कि जीवन की आरंभिक असफलताओं में रुकने वाले लोग आज इस वीडियो के माध्यम से संकल्प लें कि हो सकता है कि वह सफलताएं आपको बड़ी सफलता दिलाने के लिए आई होंगी। ये भाव लेकर के यदि आप चलेंगे तो शायद आप अच्छा सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आज हम राहुल से बात करेंगे और मैं चाहूंगा कि जितने भी बच्चे इस फील्ड के हैं वो राहुल को एक रोल मॉडल मानते हुए इस पूरी वीडियो को सुने, इसके एक्सपीरियंसेस को सुने, आपको बड़ा मजा आने वाला है। राहुल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक छोटा सा परिचय मैंने आपका दिया कि किस तरह की आरंभिक असफलताओं के बाद में कितनी लंबी सफलताओं का दौर आपका स्टार्ट हुआ है, और मुझे लगता है कि शायद जीवन अब शुरू होने वाला है। और जो इनिशियली असफलताएं आपको मिली, उन्होंने आपको बहुत मैच्योर किया होगा, आपको बहुत पकाया होगा। एक्चुअल में हम लोग मैगी कल्चर वाले लोग हो गए आजकल। 2 मिनट्स नूडल चाहिए हमें, फटाफट काम करा, फटाफट सफलता मिल जाए। अब ऐसे में कई बार असफलताएं हमें डिगाती हैं, कई बार तोड़ देती हैं, और कई बार आप जैसे लोगों को और मजबूत बना करके आगे बढ़ने की। मैं चाहूंगा कि आप अपने सफर को खुद ही आप हमसे साझा करें। कैसे आपका ये सफर 2014 के बाद में शुरू हुआ, क्या क्या अनुभव करा आपने, क्या क्या मुश्किलें आपके आई। मैं आपसे बातचीत भी करता रहूंगा, जहां जहां मेरे को उचित लगेगा आपसे सवाल भी पूछना चाहूंगा। जरूर अपने बारे में बताएं राहुल। सर, जैसा कि मैंने 2014-15 में मैट्रिक्स के बैच में एडमिशन लिया, तो फाइनल गोल यही था कि पहले प्रिपरेशन की थी 11th-12th में, तो अब आईआईटी क्रैक करना है किसी भी हाल में। तो वो जब भी मैं किसी गोल को चूज करता हूँ तो सर मैं उसमें एकदम मेरा 100% देने की कोशिश करता हूँ कि मेरे पास ना तो और कोई विकल्प है, ना मेरे माइंड में और कोई चीज़ है। मेरे को ये एग्जाम पे मैं फोकस कर रहा हूँ और ये एग्जाम मुझे किसी भी हालत में निकालनी है। तो मैंने पूरी ईमानदारी से जितना भी मैं दे सकता था, जितनी भी मैं कमियां दूर कर सकता था, उतनी सारी कमियां दूर करने की कोशिश की और मैंने जेईई मेंस का अटेम्प्ट दिया 2015 में। पर वो सर वर्ज ऑफ कट ऑफ पे ही मैं एग्जाम को उनको क्लियर कर पाया, एक अच्छे स्कोर में उनको कन्वर्ट नहीं कर पाया, जिससे मुझे आईआईटी या कोई एनआईटी का अच्छा कॉलेज मिल पाए। तो फिर 2015 में ही मैं जेईई मेंस के मार्क्स के बेसिस पे मैंने एमबीए में इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया। तो उस समय जब आपको वो आईआईटी में प्रवेश नहीं मिला, तो मन में क्या, मतलब उस समय क्या फील था? मैं वो फील जानना चाहता हूँ एक बार, कि वहां आदमी कितना टूटता है, कितना बिखरता है, या खुद के बारे में क्या सोचता है, क्योंकि सपना वही होता है आईआईटी में जाना है, और वो नहीं हो पाया। बिल्कुल सर, आपने सही कहा, क्योंकि जब आप मेहनत करते हो और 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3-3 साल तक कंटिन्यूअस मेहनत करते हो और किसी टारगेट को अचीव करने की कोशिश करते हो और वो फिर फाइनल कन्वर्ट नहीं हो पाता, तो वो आपके लिए सबसे बड़ा सेटबैक होता है। क्योंकि उस समय सबसे मेजर क्वेश्चन ये आता है कि अपन ने किया क्या है, क्योंकि कन्वर्ट तो हो नहीं पाया। लोग तो रिजल्ट देखते हैं सर, लोग ये नहीं देखते कि प्रोसेस क्या फॉलो किया। और सारे दोस्तों में भी यही था कि इसने पढ़ाई की फिर भी इसका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो एक अजीब तरह की बातें थी। तो और मैं काफ़ी ज़्यादा निराश था उसको लेके, मतलब मेरे कहीं भी पॉजिटिविटी नहीं थी। पर वहाँ पे उस समय जो पेरेंट्स होते हैं सर, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और यही सेम काम किया मेरे पापा ने सर। उन्होंने मुझे इतना मोटिवेट किया, उन्होंने कहा कि तेरे लिए रास्ते तो अब खुलने चालू हैं। ये आईआईटी तो एक तेरे लिए छोटा-सा लक्ष्य था और ज़रूर ईश्वर ने कुछ तेरे लिए बहुत बड़ा सजो के रखा है। तो उस समय लेकिन हमें इतनी बातें समझ में नहीं आती थी। लगता था कि ठीक है, ये बातें फैंसी बातें हैं और नहीं होगा इनसे कुछ भी। मुझे एक घटना याद आती है, मैं बीच में आपको बताना चाहूंगा, जो सुनने वाले उनको बताता हूँ। देश में जिनको सबसे ज्यादा सम्मान मिला है, किसी जमाने में महात्मा गांधी को मिला था, उसके बाद में यदि किसी व्यक्ति को सबसे ज्यादा सम्मान मिला है तो वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब हैं। कलाम साहब अपने एक एग्जाम को देने के लिए देहरादून आए थे। अपनी बहन के गहने जो थे वो गिरवी रख करके एक तरफ का किराया भर करके आए थे, क्योंकि उनको भारतीय सेना में जाना था। उनको पता था कि मैं सफल हो जाऊंगा। वहां उनको असफलता मिल गई और उन्होंने ऋषिकेश के घाट पर आकर के आत्महत्या करने की सोची। उनको लगा कि मैं यहां से आत्महत्या कर लेता हूं, क्योंकि जीवन में वापस जाने का किराया ही नहीं है। तभी एक संत वहां आए और उन्होंने आत्महत्या करते हुए उस बच्चे को तुरंत रोका और रोक करके पूछा कि बेटा क्या कर रहा है। तो उसने कहा, मेरे पास पूरी स्थिति बताई। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें वापस जाने का किराया भी देता हूं और मैं तुमसे कहता हूं कि वापस जाकर के तुम अपनी यात्रा को फिर से शुरू करो, क्योंकि यदि भारतीय सेना में तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ है, इसका मतलब तुम किसी बड़े लक्ष्य के लिए बने हो। और वहां से वो चीज लेकर के अब्दुल कलाम साहब वापस अपने घर गए। और आपको आश्चर्य होगा कि बाद की दुनिया जो है वो इतिहास जानती है कि जो भारत परमाणु के लिए दुनिया भर के सामने जाता था, उसको परमाणु संपन्न राष्ट्र भी बनाया और कितना मजबूत बन के वो भारत रत्न भी बने, हमारे राष्ट्रपति भी बने। तो इनिशियली झटके लगते हैं, लेकिन उस समय यदि कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए
जो हमें वहां से बाहर निकाले, तो ये भूमिका आपके पापा ने आपके। बिल्कुल सर, थोड़ा सा तो उस समय खुद को साहस दिखाना पड़ता है, और फिर पेरेंट्स होते ही हैं जो हमेशा मोटिवेट करने के लिए रेडी रहते हैं। तो पापा ने समझाया अच्छे से, पर वो स्टार्ट में ये होता है कि इतनी मेहनत की और सेटबैक रहता है, तो वो रहता ही है सेटबैक, कि इतनी जल्दी अपने को बात समझ में नहीं आती। पर फिर पापा ने बार बार चीज़ें समझाई और बोला कि तू जितनी मेहनत करता है उतनी ही कर, एक इतिहास रचने के लिए ही पैदा हुआ है तू। तो मैंने उस समय फिर अपनी नई मोड पे शुरुआत की। मैंने कहा कि अब जो हो गया, अपने को एक नए जीवन का आरंभ करना चाहिए। और वहीं पे ही फिर मैंने एमबीए में इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से ही मेरा करियर परस्यू करना चालू किया, और मैंने डेडिकेटेडली अपने फंडामेंटल। ये ब्रांच भी शायद आपकी पसंदीदा ब्रांच नहीं थी। हाँ, मेरा उस समय ये हुआ था सर कि 2015 में ही मैं वहाँ पे, हमारे एक सीनियर थे, उनके कांटेक्ट में आया था। उनका नाम था धीरज गोयल। वो सर पूरी जर्नी में मेरी, मतलब आज मैं शायद जहाँ पे भी खड़ा हूँ, मेरे पापा के बाद में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है सर। और उनके कारण ही शायद मैं आज इतना सब कुछ कर पाया हूँ, क्योंकि एक सीनियर होने के नाते उन्होंने हर मोड पे, हर जगह पे मुझे गाइड किया। और जहाँ पे मैं, मेरे जीवन में लो आए हैं, कुछ लो भी आए हैं, हाई भी आए हैं, तो लो के टाइम पे उन्होंने बहुत ज़्यादा साथ दिया मेरा। तो उनका उस समय आईएएस में सिलेक्शन हुआ था, उनके ऑल इंडिया रैंक 58 थी सिविल ब्रांच से। तो मुझे ये था कि सिविल, वैसे ब्रांच में मुझे सब ब्रांच मुझे इक्विवेलेंट ही लगती थी, क्योंकि उस समय ज़्यादा जानकारी थी नहीं। तो सिविल ब्रांच से थोड़ा सा कनेक्ट हो गया था। एक तो वो भी कारण था कि उनके सिलेक्शन से, और थोड़ा सा समझ में भी आ रही थी फर्स्ट ईयर में, अच्छे से कन्वर्ट कर पा रहा था उसको। तो लेकिन वो कन्वर्ट हो नहीं पाई। बाद में फर्स्ट ईयर के मार्क्स इतने नहीं थे कि वो फाइनली सिविल में कन्वर्ट हो पाए। तो इलेक्ट्रॉनिक्स सत्य था, उसको स्वीकार किया, और उसमें फिर फंडामेंटल्स मजबूत बनाने चालू किए। एनपीटीएल कोर्स से मैंने शुरुआत की, और एनपीटीएल से उन लेक्चर्स को बार बार देखा, एक ही चीज़ को। और जब फंडामेंटल्स अपने मजबूत हो जाते हैं, तो फिर बिल्डिंग बनना तय है, और अच्छी बिल्डिंग बन के ही आएगी। ठीक बात है। तो अभी जैसे आप वो उस समय साथ साथ में तैयारी कर रहे थे, अपने कॉलेज का जो टाइम आपका था, उसी ड्यूरेशन में क्या उस समय आपने ये सोच लिया था कि मुझे आईएएस करना है? क्योंकि आपके साथ में दो चीजें थी, आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ, पसंदीदा ब्रांच नहीं मिली, और आई थिंक कॉलेज के भी इनिशियल डेज का जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थे, उसमें भी कोई परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं था। तो उस समय फिर आदमी लगभग टूट सा जाता है। वहां से फिर निकल करके बाहर कैसे निकले? वहां से क्या मतलब, कौन कौन सा सूत्र था जिसने, एक तो आपने बताया कि वो आपके जो मित्र थे या जो भी बॉस थे, आपके सीनियर थे, वो रहा। एक उस समय एक मैं चाहता हूं कि बहुत सारे बच्चे इसको देख, उस समय क्या चलता है एक बालक के मन में, क्या सोच रहा होता है उस समय? सर स्टार्ट में तो इतने बड़े लक्ष्य तो हासिल सोचे नहीं थे कि आईएएस करना है, गेट निकालना है, इसरो निकालना है। पर स्टार्ट में ये था कि अपने को अपने फंडामेंटल्स को इतना मजबूत बनाना है कि बाद में अपन कोई भी एग्जाम लिखे, वो निकलना ही निकलना चाहिए। तो उस समय ये था कि सर अपन ने अपने पेरेंट्स को अभी तक कोई भी एक ऐसी वजह नहीं दी जिससे वो खुश हो सके। तो माइंड में ये था कि एक ये तो है ही कि अपन ने अभी तक कुछ हासिल नहीं किया, और अपन ने ऐसी कोई वजह नहीं दी जिससे माता पिता खुश हो सकें। तो ये एक माइंड में था। और खुद के फेलियर्स भी थे कि फेलियर्स हैं तो अब करना ही है कुछ अच्छा, क्योंकि एजुकेशन के फील्ड में ही थे, तो इसलिए आगे बढ़ते गए। फिर आगे बढ़ते गए। फिर आपका जैसे कॉलेज पूरा हुआ 2019 में, और 2019 में कॉलेज पूरा करने के बाद में इंस्टेंट ही फिर आपने ये एग्जाम इसको फाइट करा। 2020 में 19 में मैंने प्रिपेयर किया इसका डेडिकेटेडली। और उस समय भी 19 में मेरे को आईआईटी बॉम्बे का ऑफर आया था। मैंने एमटेक के लिए अप्लाई किया था, पर मैं उसमें, मेरे को ये था कि मेरे को इंजीनियरिंग सर्विसेज ही करना है। आईआईटी बॉम्बे तो यदि बाद में चाहिए होगा, जरूरत पड़ी तो बाद में भी देख लेंगे। तो इंजीनियरिंग सर्विसेज में ही मैंने पापा को यही कहा कि आईआईटी बॉम्बे मैं नहीं ज्वाइन करूंगा, और मैं डेडिकेटेडली एक अटेम्प्ट देना चाहता हूँ इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए, क्योंकि मैंने पहले भी काफ़ी प्रिपेयर किए थे, मेरे फंडामेंटल्स अच्छे थे काफ़ी, क्योंकि एनपीटीएल सर्टिफिकेशन में भी मेरा टॉप 2% टॉप 5% में आता था। तो फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे थे। तो मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज का एक डेडिकेटेडली अटेम्प्ट दिया। तो उसका एग्ज़ाम लगा जनवरी में, और इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी करने के बाद में बाकी एग्जाम तो निकल जाती है, क्योंकि आपने एक बार इस एग्जाम की डेडिकेटेडली तैयारी कर ली तो बाकी टेक्निकल में आपको थोड़ा थोड़ा इधर उधर मॉडिफाइड करना होता है, उस एग्जाम के पर्टिकुलर एग्जाम के पैटर्न की तरफ जाना होता है, फिर बाकी एग्जाम निकल जाती है। तो ये दिया इसके, लेकिन फाइनल के और इसके बीच में एग्जाम्स ही पोस्टपोन्ड हुए, कोविड का टाइम था। उसमें सर मैं एक और घटना का साझा करना चाहूँगा। हाँ बताओ। जब मार्च में मैंने तैयारी चालू की इसकी, और एग्जाम लगना था जून में, पर उस समय कोविड के कारण पूरे देश भर में लॉकडाउन लगा था, और पता नहीं था कि यूपीएससी एग्जाम भी पोस्टपोन्ड होते हैं। पर वो, ये महामारी इतनी बड़ी थी कि उसने सबको झकझोर के रख दिया था, तो एग्जाम भी पोस्टपोन्ड हो गए। तो उस समय ये था सर, जब एग्जाम पोस्टपोन्ड हुए तो मैं जैसे ही एग्जाम के पास का समय था, उस समय ज़्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं था। पर जिस दिन एग्जाम पोस्टपोन्ड की न्यूज़ आई, तो उस दिन मैंने बैडमिंटन खेलना चालू किया था। कि मैंने कहा कि घर वाले की कंप्लेन थी सारी ये कि तू स्पोर्ट्स वगैरह में नहीं जाता, सारे दिन पढ़ता रहता है, तो थोड़ा सा जाया कर। तो वो फिजिकल एक्टिविटी भी काफ़ी ज़्यादा जरूरी है।
सर मैं 10 मिनट के लिए गया था बैडमिंटन खेलने, और मेरा जो राइट हैंडेड शोल्डर था वो डिसलोकेट हो गया उसी समय। ओके। तो मेरा उस समय तो ये हुआ कि शोल्डर में मैंने 2 ही मूव किए थे बैडमिंटन के, और ठीक। 2 मूव में ही सर वो शोल्डर डिसलोकेट हो गया। तो डॉक्टर के पास गए, और राइट हैंड शोल्डर पे डॉक्टर ने ये कहा कि अब इस पे शोल्डर इमोबिलाइजर लगेगा और 1 से 1.5 महीने का समय लगेगा। और फिर उसके थोड़े दिन बाद में ही मेंस की डेट भी अनाउंस हो गई कि 18 अक्टूबर को मेंस आपका है। ठीक है। तो उस समय काफी ज्यादा माइंड में ये चल रहा था कि ये सारी प्रॉब्लम मेरे साथ ही क्यों आती है? क्योंकि मैं तो सब कुछ सही कर रहा था, मैं हाँ। तो इतने दिन से पढ़ाई कर रहा था, फिजिकल एक्टिविटी भी जरूरी थी, और वो भी मैंने तब की जब मेंस पोस्टपोन्ड हो रहा था। तो उस समय फिर वापस मेरे फुल सिलेबस टेस्ट थे, और मैंने डॉक्टर को भी यही बात कही कि आप कुछ इसका ऐसा इलाज कर दो कि मैं फुल सिलेबस टेस्ट लिखूंगा, मैं चाहे मेरा शोल्डर कैसा भी काम करे, मैं हाथ को एडजस्ट करके भी मेरे फुल सिलेबस टेस्ट लिखने ही है मेरे को। तो फिर वो जो 2 महीने थे वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड थे, क्योंकि शोल्डर इमोबिलाइजर से आप अपने राइट हैंड शोल्डर को मूव नहीं कर सकते बिल्कुल भी। तो वो पूरा हाथ ब्लॉक हो गया था, इस तरीके से पोजीशन रखनी पड़ती थी उसमें। ठीक तो बात है। फिर लेकिन ये सारी डिफिकल्टीज हैं, और ये सब टेस्ट है एक्चुअल एग्जाम से पहले, ये एक्चुअल एग्जाम आपको, आप बात इनको पास कर लेते हो तो उसमें तो आपको जस्ट जाके अपीयर होना है, फिर रिजल्ट निकलेगा ही निकलेगा। फिर जब रिजल्ट आया तो क्या मतलब ऑल इंडिया 3rd रैंक सोचा था? सर टॉप 10 में तो कोई नहीं सोचता कि टॉप 10 में रैंक आ जाएगी, क्योंकि ठीक बात है। यूपीएससी क्वाइट अनप्रिडिक्टेबल एग्जाम है, और 3 लेयर्स एग्जाम है तो किसी भी स्टेज पे आपने थोड़ा सा भी गड़बड़ किया होगा तो आप लिस्ट से भी बाहर हो सकते हो, इतना फर्क आता था। तो ये तो था कि हाँ लिस्ट में नाम आ जाएगा, पर 3rd रैंक वाज सरप्राइज फॉर मी। वो बड़ा सरप्राइज था। सरप्राइज भी रहा होगा, ऐसा भी एक टॉनिक मिला होगा कि जो अब तक की जिंदगी की सारी असफलताएं की भाई 12th के बाद में 3 साल एग्जाम प्रिपरेशन करना, फिर वो नहीं होना, ब्रांच नहीं मिलना। रिजल्ट आया हाँ। तो सबसे पहले जब पापा को बताया तो उनके आंख में आंसू आ गए, और वो मेरे लिए सबसे बड़ा मोमेंट था कि मेरे कारण पापा के आंख में आंसू आए, वो भी खुशी का आंसू थे, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा मोमेंट था सर। वो बहुत बड़ा मोमेंट था। उसके बाद में भी आपकी सफलताएं रुकी नहीं। मैं अभी लिस्ट बना रहा था, उसके बाद में गेट में थी, फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी थी, उसके बाद में इसरो, कितनी बड़ी बात है, इसरो में आप चले गए, उसके बाद में भाभा ऑटोमिक वाला दे दिया। तो फिर ये साथ साथ में एग्जाम उसी समय दिए थे या क्या, इनका कैसे रहा आपका? सर जैसे प्री एग्जाम दिया मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज का, उसके बाद में सारे एग्जाम, बाद में मेंस की तैयारी पे ही फोकस किया मेन तो मैंने। ऐसा नहीं था कि इन एग्जाम को पर्टिकुलरली क्रैक करना है, पर फंडामेंटल्स और आपके ये सारी चीजें यदि एकदम अच्छी होती है तो बस बाकी एग्जाम में आपको जाके बैठना होता है, वो एग्जाम में आपकी परफॉर्मेंस अपने आप ही आएगी, क्योंकि आपने प्रिपेयर किया है इतना सब कुछ। तो बीच बीच में एग्जाम देता गया जो भी आती गई, और सर स्टेप वाइज फोकस किया, मतलब मेन टारगेट था बड़ा, फिर बाकी ये जो बीच में छोटे छोटे टारगेट थे ये अचीव होते गए, और वो धीरे धीरे उसके साथ साथ में चलते गए। तो अभी जैसे बहुत सारी चीजें हैं, तो किस में जाने वाले हो, क्या फाइनल सोचा है? सर मेन तो इंजीनियरिंग सर्विसेज ही टारगेट है, पर फाइनल कोर अभी लेना है। फाइनल कोर अभी लेना है। राहुल, बहुत बड़ी बात आपने बोली है, और मैं जो बच्चे सुन रहे हैं इसको मैं उनसे भी कहना चाहूंगा, एक बहुत बड़ा सूत्र राहुल ने दिया है। आप मत सोचिए कि आपको कुछ बहुत बड़ा करना है, आप सिर्फ इतना सा सोच लीजिए कि आप अपने माता पिता के गौरव बन जाएं। आपका लक्ष्य केवल इतना भर है कि मैं मेरे पेरेंट्स की आंख में खुशी के आंसू दे पाऊं, मैं मेरे पेरेंट्स को एक कारण दे पाऊं कि वो मेरी वजह से खुश हो जाएं। और मुझे लगता है कि जिस दिन आप वो पा लेते हैं, शायद दुनिया की सारी बड़ी सफलताएं आपके पैरों में होती है, आपके चरणों में होती हैं। क्योंकि माता पिता का गौरव बनना ये अपने आप को हमारे लिए अपने आप में गौरव का क्षण होता है, और उस समय हम सब कुछ पा लेते हैं। और सर इसमें मैं अपने मम्मी पापा को भी बहुत ज़्यादा थैंक्स कहना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने पेशेंस रखा सर इतना, कि मेरी असफलताओं के बाद भी उन्होंने कभी, मतलब पापा ने तो ये भी नहीं कहा कि तेरे मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं, उन्होंने तो ये कहा कि तू चलता रहे। मार्क्स मैं उनको कम बताता था तो ये भी नहीं कि तेरे मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं ये वो, उन्होंने कहा तू चलता रहे, क्योंकि मेरे को पता है तू एक दिन जरूर सक्सेसफुल होगा। तो उनका पेशेंस सर मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता था, क्योंकि वैसे ही यूपीएससी की एग्जाम बहुत ज़्यादा पेशेंस मांगती है, और इस पेशेंस में मेरा पेशेंस तो जरूर काम करेगा ही, उनका पेशेंस ज़्यादा भी काम करेगा। ऐसा होता है राहुल, जब इस तरह की बड़ी सफलता हम लोग पा लेते हैं तो कई बार हमारे पैर जो हैं वो जमीन से उखड़ जाते हैं, और शायद वो पैर तब उखड़ते होंगे कि जिन लोगों को बहुत इनिशियल लेवल पे ही सफलताएं मिल जाती हैं। क्योंकि आज आपके पास में बहुत बड़ी सफलताएं हैं, और आपके पास अपने आप में बहुत सारे कारण हैं इन सब चीजों के, फिर भी मुझे पता है कि आप जमीन से जुड़े रहेंगे और जिंदगी भर जुड़े रहेंगे। तो अपने जो एक्सपीरियंसेज रहे असफलताओं के दौर से गुजरते हुए सफलता की सीढ़ी चढ़ना, इसको आप अपने जो जूनियर्स हैं, जो आने वाले बच्चे हैं, उनको एक मैसेज के रूप में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं इसमें एक थोड़ी सी बात भी ऐड करना चाहूँगा। हाँ। कि मेरा जेईई में सिलेक्शन नहीं हुआ ये सत्य था, पर क्या ये सत्य था कि मैंने उसमें तैयारी की है, जो इतनी तैयारी की है, इतनी मेहनत की है, वो मेरी वेस्ट नहीं जाएगी।
मैंने जेई से क्या सीखा, मैंने जेई से ये सीखा कि मेहनत कैसे करते हैं, और वो मैंने वहां से सीख के वो मैंने आगे के जो 4 साल थे मेरे, और मेरा इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो अटेम्प्ट था उसमें मैंने अप्लाई किया, और तभी ये रिजल्ट आ पाया। तो आपको जेई का रिजल्ट जरूर आपको एग्जाम इसी मोटो से देना है कि आप पास हो, लेकिन ये नहीं कि आप मेहनत ही ना करें उसमें। आपकी असफलता जरूर आ सकती है, लेकिन आप मेहनत करें उसमें कंटिन्यूअसली। आप मेहनत करेंगे तो जरूर सफल होंगे। यदि ना सफल हुए तो ईश्वर ने जरूर आपके लिए कोई अलग रास्ता चुन रखा है, और उसमें पेशेंस के साथ में टिके रहना पड़ेगा आपको। कई बार बहुत बार नेगेटिविटी आ जाती है बच्चों में, नकारात्मकता आ जाती है, और खास करके मैं साइंस फील्ड में बहुत बार देखता हूँ, कोटा की घटनाएं सुनते और सुनते हैं, कई बार इतने नेगेटिव विचार आ जाते हैं कि बच्चे बहुत गलत निर्णय भी ले जाते हैं। ऐसे में हमें अपने आप को मजबूत बनाए रखना होता है। इसमें सबसे बड़ी बात आपने कही कि पेरेंट्स का साथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उनका हमारे प्रति विश्वास बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो पेरेंट्स ने आपका विश्वास आपको दिखाया। तो मैं आपको आपकी इन बड़ी सफलताओं के लिए बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, और मैं एक अपेक्षा ये भी करूंगा कि राहुल अपने निजी जीवन में बहुत अच्छा करेगा ही करेगा, लेकिन राहुल अपने जीवन के इन अनुभवों को अपने आने वाली पीढ़ियों के साथ में साझा करे। क्योंकि बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है कि जब हम कुछ अच्छा करके निकलते हैं वो केवल हम तक रुक जाता है। यदि उसी को हम अपने आने वाली पीढ़ियों के साथ साझा करते रहते हैं तो उनमें बहुत सारी प्रेरणाएं बच्चों को निकल करके आती हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप जो है वो बच्चों के साथ जुड़े रहें, उनको मोटिवेट करते रहें, उनके साथ बातचीत करते रहें। आपको बहुत उज्जवल भविष्य की हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं चाहूंगा कि आप एक बहुत बढ़िया शानदार वाले इंजीनियर बनकर के और देश के बड़े पद पर बैठने वाले हैं आप, उसको बहुत अच्छे से देखें और वाकई में ईमानदारी से आप काम करें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप सब लोगों से भी जो इस वीडियो को देख रहे थे उनसे फिर एक बात कहना चाहूंगा कि राहुल के जीवन से जो 2 बातें हम सीख सकते हैं वो ये है कि आपके जीवन में आई हुई आरंभिक असफलताएं कई बार आपकी बड़ी सफलताओं का बूस्टर डोज भी हो सकती हैं। जिसने उस बूस्टर डोज को पचा लिया वो हो सकता है कि बहुत बड़ी सफलताएं, और जो कहीं वहीं रुक गया उसका सफर वहीं रुक जाएगा। और दूसरा, उस समय धैर्य आपका बड़ा साथी होता है, और पेरेंट्स के प्रति आपका जो समर्पण है, सिर्फ ये मानना कि मैं मेरे पेरेंट्स का गौरव यदि बन गया तो शायद मेरा जीवन सफल होगा। राहुल के राहुल के जो उसी लक्ष्य था उसी के ऊपर उसने टिक करके काम किया, और आज ये वाकई में अपने पेरेंट्स का ही नहीं बल्कि हमारे इंस्टीट्यूट का भी, पढ़ाए हुए टीचर्स का भी, अपने गांव का भी, अपने शहर का भी, अपने राष्ट्र का भी गौरव बनकर के बच्चा सामने आया है। तो आप सब लोग ईमानदारी से मेहनत करिए, सफलताएं निश्चित रूप से आपके चरण चूमेगी। ऐसा कहा जाता है कि संग्राम जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। इतिहास कुछ नहीं है, संघर्ष की कहानी, राणा शिवा भगत सिंह झांसी की वीर रानी, कोई भी कायरों का इतिहास क्यों पढ़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। और आज के राहुल के इस बातचीत से, इस इंटरव्यू से ये बात बिल्कुल अक्षरशः सत्य साबित होती है। जीवन में संघर्ष का और मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। ये करिए, सफलताएं आप तक जरूर पहुंचेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।